कि जो सारा आइटम जैसे जैसे लिखा है एटलीस्ट इतना ही की पॉइंट तुम्हें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ा के लिखोगे, छोटा करके लिखोगे, वो एग्जाम हम तो डेली लिख के प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग बात है। एटलीस्ट इतना तुम्हारा टिप पे होने चाहिए। अच्छा अच्छा, इसमें ये इंपोर्टेंस है, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। कोई बातचीत नहीं, जो होगा मेरे साथ करोगे बातचीत, बाकी सब यहाँ पे देखोगे, ठीक है जी। 2 पेज का माइंड मैप है, चैप्टर क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, 2 पेज का है बस, ठीक है जी। चलते जाओ, पहला चैप्टर जैसे अकाउंट हमने किया था, पहला चैप्टर की पहला क्लास, आज आईडी को वैसे ही करना, सारे ध्यान इधर देना। प्रसन्न बाबू, आपने देखा तो सुबह आपकी कहानी क्या थी। अब आप अभी तक प्रिपेयर नहीं हो बोर्ड की पेपर देने के लिए। क्वेश्चन पढ़ के समझना तेरा काम है, लिखना पहले क्वेश्चन पढ़ के समझेगा तब तो आके आंसर करेगा ना बाबू। तो ये भी कर तू, जरूरी है, यहाँ पे ध्यान दे। देख, चैप्टर 1 एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे, यानी बात यहाँ पे करेंगे, यानी अप टू 1947 तक हमारा इंडिया की हालत इकोनॉमी में कैसा था। हम बहुत आगे थे, बहुत पीछे थे, सोने की पंख वाला चिड़िया था या पंख हमारा कट गई थी, वो सारी चीज हम देखेंगे यहाँ पे, है ना जी। क्या हालत थी हमारी इकोनॉमी कंडीशन में, एक ही पूरा क्लास, मतलब जितना टॉपिक है वो एक ही क्लास में खत्म करके, कोई सेकंड क्लास है नहीं, उसके बाद तुम्हारा काम है। अभी कैसे याद रखोगे वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, बाद में एज इट इज मुझे चाहिए जैसे मैंने बना के रखा है, बिल्कुल वैसे की वैसे, ठीक है जी। देख, आ जाओ, पहले ये यहाँ पे समझनी है हमें, इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले हमारे स्टेटस कैसे था। तो मैंने बोला पहले ये इतने याद रखना, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था। क्या था हमारा, अभी क्या है हम डेवलपिंग है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो उस टाइम पे क्या था, अंडर डेवलप, गरीब थे, निठल्ले थे, खाने के लिए मतलब कुछ नहीं था ना, हम पता नहीं दुनिया के बारे में, अभी भी नहीं पता, थोड़ा बहुत पता हो गया, बट वैसे नहीं पता था बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, स्टैग्नेंट ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्लो ग्रोथ, यानी रुक रुक के ग्रोथ, बढ़ रहा है बिल्कुल जुम्मे जुम्मे से बढ़ रहा है ना, बहुत कम कम, बहुत स्लो ग्रोथ, इसका मतलब ये हमारा स्टेटस था एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर किसी ने बोला 2 वर्ड में बताओ भाई हमारा कैसे था, ऐसे ही था, अंडर डेवलप थे, ग्रोथ बहुत ही कम, ना के बराबर। डन, आगे लिखो, ये वर्ड याद रखनी है तुम्हें, इसी वर्ड को फॉलो करके वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, सबसे हम क्या, किसी कौन सी इकोनॉमिस्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस टाइम पे, देखो, पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू वीके आरवी राव, जीडीपी ग्रोथ लेस देन 2% था, एंड पर कैपिटा आउटपुट क्या था, 0.5%। ये वीके आरवी राव सिग्निफिकेंट, याद रखना, एमसीक्यू में हर बार पूछता है ये, और इनका फिगर है, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था कि उस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो लेस देन 2% था। अब कितना है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी अभी तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ आया, सबको चौंका दिया, आ रहा है 8%। क्या है, 8%। किसने 6 अनुमान किया था, कितने 7 अनुमान किया था, सबको आउट परफॉर्म कर गया हमारा इंडिया की जो ये, बस मार्केट क्यों गिर रही है मैंने वीडियो बना के बता दिया था, बट इतना हमारा जीडीपी ग्रोथ होने के बाद क्यों हो रही है, क्योंकि दिवाली में हमने कर्म करने के थे, कांड हो गया, है ना। दिवाली में हमारे जितने सारे बनिया लोग हैं कि हाँ इस बार गोल्ड बहुत खरीदा जाएगा, तो इन्होंने बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करवा ली थी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। आगे लिखो, तो ये यहाँ पे लिख लिया इंपोर्टेंस में कि ये चीज हमें ध्यान देनी है कि ये कौन सी इकोनॉमिस्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट थे उस टाइम पे, वीके आरवी राव, और उनकी फिगर क्या था, वो क्या बोल रहे थे। अब पूरा इकोनॉमी को समझने के लिए ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पूरा इकोनॉमी को कुछ सेक्टर में डिवाइड करके रखा। उससे पहला सेक्टर है कौन सा, एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो इकोनॉमी था 85% किसके ऊपर डिपेंड था, एग्रारियन इकोनॉमी, यानी फुल्ली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी धान राय ये सब, है ना जी, गेहूं गन्ना, हम इस पे डिपेंड करते थे सब, हो गया जी। तो इसीलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, क्या पढ़ेंगे, मैं जो फिगर बोला क्यों पढ़े, 85% याद रखना, हम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो हम किसके ऊपर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है जी। आगे बात करेंगे, तो इसमें क्या आया, सबसे पहले एग्रीकल्चर हम डिपेंड थे, बट प्रॉब्लम तो होगी ना कोई, पूरा डिपेंड हम एग्रीकल्चर के ऊपर है, एंड हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा मेन सेक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही, किस लिए प्रॉब्लम होता है, यहां देखो, नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या था पहला पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, एक वहां पे वो कर्नवालिस था, वो बड़ा थोड़ा सा चतुर इंसान, उन्होंने क्या बोला कि याद रखना कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे 3-4 सिस्टम में हम काम करेंगे। जो जमीन में एक्चुअली काम करने वाले टीलर है वो एक टैक्स देंगे, क्या देंगे, टैक्स। वो टैक्स कैसे देंगे हम, यानी बोला कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स, उस टाइम पे बोलते थे उसको चौथ करके, चौथ मतलब 1/4, एक चौथाई, कितना हो गया वो 25% हो गया। 25% आज की डेट में टैक्स कितनी है, अगर पूरा मोटा मोटा हायर टैक्स में चले जाओ तो कितना होगा 34, तो उनसे ज्यादा ये लूट रहे हैं हमें। बट उस टाइम पे कुछ नहीं है वहां पे, यहाँ पे तभी सेटलमेंट सिस्टम है, कोई ये स्केल में जाएगा तो इतना, वो स्केल में जाएगा तो इतना, वो स्केल में जाएगा तो इतना। उस टाइम पे कोई स्केल नहीं था, जितना भी हो रहा प्रोडक्शन दे दे 1/4, फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या है, खाने के लिए है नहीं है, बट उनको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए था। तो ये जो लगान सिस्टम था
इसको बोलते हैं हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अगर कोई लगान दे नहीं पाया तो अगले दिन से वो क्या हो जाएगा, लैंडलेस, उसके पास कोई भी जमीन नहीं रहेगा। ये सब काम करने के लिए किसको इन्होंने जमीन के ओनर बना दी, जमींदार को, है ना, मिडिलमैन रख दिए लोग। पहला है यहाँ पे मिडिलमैन जमींदार है, बोला फिर इनसे टैक्स यही कलेक्शन करेंगे, जिस टैक्स का नाम क्या था, लगान। और जो इंप्लीकेशन क्या पड़ा, जो नहीं दे पाया वो नेक्स्ट दिन से क्या हो गया, लैंडलेस। क्या हो गया वो, लैंडलेस। इसके वजह से ये प्रॉब्लम आई, 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, इंपैक्ट वही है इसकी, इंप्लीकेशन जो है लैंडलेस लेबर बढ़ते गए। कौन बढ़ता गया यहाँ पे, लैंडलेस लेबर। ठीक है, इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट पे आओ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर था हैंड टू माउथ, हमने प्रोडक्शन करा और खाने के लिए करते थे, जो राइस वगैरह जो भी वगैरह गेहूं वगैरह। बट इन्होंने क्या करा, इनका मेन मोटिव क्या था, इंडिया को क्या बनानी है, फीडर इकोनॉमी। यहां से रॉ मटेरियल लेके जाओ कहां पे, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से सारा अपनी इंडस्ट्री बनाओ, सामान फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे इंडिया में बेच दो। तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये क्या करेंगे, रॉ मटेरियल यानी क्या क्रॉप हो गया, जूट, इंडिगो, कॉटन, सिल्क, ये सब इनसे उगवाएंगे। बोला ये राइस फाइस रहने दो, तो तुम खा पी के करते रहना, बाकी ये दो। यानी फूड क्रॉप इनटू कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दी। हो गया, क्यों ऐसे क्यों करा इन्होंने, और ऊपर से एडवांस में पैसे भी दिए, तो इसके लिए तुम पैसे ले लो पहले। देखो क्या हुआ, क्या रीजन इसके पीछे, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन अपनी कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहीं पे बना दो काम। क्यों, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो एग्रीकल्चर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, यानी कोई एडवांस सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है बाबू, मानसून के ऊपर डिपेंड था। किसके ऊपर, मानसून। उसके बाद क्या हुआ इसमें, लैक ऑफ इरिगेशन सिस्टम, कोई डैम नहीं, कोई कैनाल नहीं, कोई बोरवेल नहीं, कुछ नहीं करा इन्होंने। उसके बाद लैक ऑफ इनपुट, जैसे अभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने HIV सीड्स लगाया वहां पे, और क्या नाम है इसका, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब किया, उस टाइम पे कुछ नहीं था, कुछ भी इनपुट, खाली जो ओनर था वो शेयर लेगा, क्या लेगा, खाली जितना प्रॉफिट है उसमें से ले लो, बाकी कुछ नहीं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वही बैल, वही भैंस, उसी के जोड़ के वही जो खेती करना है कर लो, नहीं तो मत करो, पुराना टेक्नोलॉजी था। और क्या था यहाँ पे, जो ओनर था वो क्या, पार्टिसिपेट ओनली प्रॉफिट। जो ओनर थे, जमींदार थे, वो खाली किस में हिस्सा लेते थे, प्रॉफिट में, इनपुट में कुछ हिस्सा नहीं लेते थे ये लोग। ठीक है जी, याद रखना। ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो गया इसकी वजह से। तो हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। किसके बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो पहला सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर, क्यों प्रॉब्लम था समझ में आ गया। अब लिखो इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ले दे के हमारे पास उस टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री थी बाबू, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े बनाने वाले मशीन, है ना जी, वही कपड़े बुनते थे, कपड़े बेचते थे, वही मशीन थी हमारे, मतलब वही इंडस्ट्री थी। तो इसको क्या कर दिया, बोला इसको करो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब किस लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इसके क्या क्या करा उसके लिए, टू फोल्ड मोटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गोला मारो, एग्जाम में आना ही आना है, टू फोल्ड मोटिव। एंड उसके लिए हम इन्होंने क्या करा, वो इसको मनवाने के लिए ना ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाया। मैं यहाँ पे इसको तुम्हें याद करा के लिख देता हूं, तुम भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। टू फोल्ड मोटिव क्या था, फोल्ड वन, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट चिपर रेट, सस्ते रेट में रॉ मटेरियल ये लोग एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से टू ब्रिटेन। और फोल्ड टू, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एट अ हायर रेट, ये है फोल्ड टू। दो फोल्ड क्या था, फोल्ड वन, इंडिया से रॉ मटेरियल वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे बहुत सस्ते रेट में, और वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होगी महंगी रेट, यही वाली बात है। तो इंडिया क्या बन गया, एक मार्केट। इंडिया से रॉ मटेरियल गया, इंडिया वाले को पता नहीं कैसे बनता है, सारे टेक्निक काम सब जन्मा ब्रिटेन में। तो ये खाली बोलने से तो नहीं होता, उसको मनवाने के लिए इन्होंने क्या करा, बोला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या पॉलिसी है यहाँ पे देखो, ये वाला पॉलिसी क्या है, नंबर 1, 3 पॉलिसी लगाया था। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, बोला ब्रिटेन को रॉ मटेरियल बेचो, कोई टैक्स नहीं, ठीक। नंबर 2, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कहां से, फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से गुड्स मंगाओ, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। थर्ड, हाई टैक्स ऑन इंडियन फिनिश गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, अगर इंडियन कोई फिनिश गुड्स बना के बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर भर भर के टैक्स लगा दो। कुल मिला के बात है ये, इंडिया से कोई भी फिनिश गुड्स या मार्केट में बेच ना सके, जैसे आज की डेट में यूएसए सबके ऊपर सैंक्शन लगाता है ना, बात यही है, इसने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और फ्री किसको कर दिया, ब्रिटेन के साथ वाला का, यानी जो चाहते हैं फीडर इकोनॉमी में वही है। बात समझ में आ गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, ये टू फोल्ड मोटिव, कुछ पढ़ो मत पढ़ो ये तो पढ़ना ही है।
है ना, बहुत ज्यादा है। लिखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या क्या पड़ा? हमारा इंडस्ट्री खत्म होगी तो एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा? नंबर वन लिखो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे लोग बेरोजगार हो गए, हमारे यहाँ पे कपड़े बने ही नहीं। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए? ब्रिटेन के ऊपर। यहां तो गुड्स बन ही नहीं रहे, तो कहां से लाएंगे सामान? ब्रिटेन से ही मंगाएंगे। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा। हो गया जी। आगे देखो, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में क्या हुआ कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे था नहीं है। इंडस्ट्री बनाना ये किसका काम है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सरकार का। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो चाहता ही नहीं कि इंडिया में इंडस्ट्री हो, तो क्यों बनाएगा? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? दोज इंडस्ट्री प्रोड्यूस मशीन एंड इक्विपमेंट्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ पे बनाया नहीं उसने, तो मशीन नहीं है तो कहां से प्रोडक्शन होगा? किस लिए? लैक ऑफ अटेंशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सरकार वही था तो उसी की अटेंशन यहाँ पे था नहीं, वो चाहता नहीं था। नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब इंडस्ट्री था नहीं तो कंट्रीब्यूशन कहां से होता? ये तो ऑटोमेटिक पॉइंट है, छोड़ दो। वही सेम, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसका मन नहीं था यहाँ पे कुछ करने का, क्योंकि बनाना चाहते थे इंडिया को कौन सी इकोनॉमी? फीडर इकोनॉमी। डन। तो ये था हमारा क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया देखे कुछ था नहीं, जो था वो खत्म कर दी, है ना जी। आगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हमारा कैसे था वो देखो। इंडिया इज पहला एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल, और इंपोर्टर ऑफ क्या? हमारा यहाँ पे फिनिश गुड्स था। इंडिया प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्टर था, एंड क्या था यहाँ पे? बताओ, फिनिश गुड्स की इंपोर्टर बन गया था। यही हमारा ट्रेड था उस टाइम पे। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ, मोनोपोली कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? जो इंडिया है ना, मैक्सिमम ट्रेड किसके पास था? ब्रिटेन के पास था, मोर देन 50%। क्या रे? मोर देन क्या लिखा? 50%। हो गया, मोर देन 50%, है ना जी। बाकी ऐसा है नहीं कि और किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन था, नहीं था। कौन कौन था? लिख लो अपनी कॉपी में। इसके अलावा उस टाइम पे था सिलोन यानी श्रीलंका, ईरान यानी पर्सिया उस टाइम पे, अभी के टाइम पे ईरान है, और चाइना उस टाइम पे भी चाइना, इस टाइम पे भी चाइना, है ना जी। चलो, तो ये याद रखना, ब्रिटेन को छोड़ के इन तीन कंट्री के साथ और हमारा ट्रेड था। बर्मा म्यांमार जो सुना है किसने? वो म्यांमार तो अभी हमारे पार्ट में कुछ जुड़ा है, बाकी पहले से भाई उसके साथ भी कुछ ट्रेड था। लोग हमारे बहुत बहुत जाके वहां पे काम करते थे। कोई बात नहीं, छोड़ो। हो गया। ये ट्रेड जो 50% ये बढ़ा कैसे? मेन इसकी रीजन क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी इन 1869। क्या था? 1869 में इनको ट्रेड थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, पहले ये घूम के जाते थे कहां से? साउथ अफ्रीका के बगल से, यहां से होके लंदन जाएंगे। अब स्वेज कैनाल खोल दी, किसकी किसके बीच में? मैंने बोला रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। यानी इनके जो 12,000 माइल्स था, ये काम हो गया, कितना हो गया? 7,000 माइल। यानी इन्होंने जाने की 5, आने की 5, 10,000 माइल इन्होंने कम कर दी। यानी ट्रेड और फास्ट हो गया, लगभग दुगुना फास्ट हो गया, है ना जी। तो याद रखना। अदर कंट्री हमने बात कर ली इसके बारे में। अदर कंट्री सब था हमारा सिलोन, पर्सिया, चाइना। अब देखो, स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा? इंडिया इज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ क्या था? फिनिश गुड्स। हमारे पास नॉर्मल इंडियन के पास इतना पैसा था नहीं कि बाहर से फिनिश गुड्स ढंग से करके पहने। यानी कुल मिला के अगर उस टाइम पे हम मोटा मोटा हालत देखेंगे, हम ज्यादा एक्सपोर्टर थे। क्या था? ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास तो पैसा आया होगा, है ना? पैसा आया होगा। तो अगर पैसा हमारे पास आया होगा तो जाहिर सी बात है हम एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री होंगे, पैसा ही पैसा। वो पैसा गया कहाँ? उस टाइम पे हमारे डेवलपमेंट इतना खर्चा हुआ नहीं, तो उसी का नाम है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जैसे पैसा आया वैसे गया। कहां गया? लिखो, एक्सपेंसेस ऑन ऑफिस सेटअप। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही अलग था, वाइस रॉय, कलेक्टर, ये सब थे यहाँ पे। तो उनकी ऑफिस सेटअप करने में पैसा खर्चा कर दिया, लग्जरी लग्जरी ऑफिस सेटअप, है ना। उसके बाद हमारे अगेंस्ट लड़े और हमारी पैसे से लड़े, है ना जी। लड़ाई में खर्चा कर दी। अंग्रेजों ने सारी लड़ाई कैसे जीती है? पैसा दे दे के। इसे पीछे कौन है? खरीद लो उसको, दो पैसा। ये पहले से भीख मंगे पैसे देखे नहीं, पैसे में चक्कर में देसी बेच दी इन्होंने, है ना। बात समझ में? गलती कहीं ना कहीं पुराने राजाओं की भी है, ऐसे नहीं। जैसे आज की डेट में जो सिस्टम है ना, कोई भी यहाँ सैलरी लेके काम करेगा, उस टाइम पे नहीं, खाना खाओ काम करो। उस टाइम पे लोग क्या मानते थे? राजाओं को भगवान मानते थे, और राजा ही सुंदर दिखने वाले थे। ये लॉजिक पता है क्या है उसमें? उस टाइम पे जो राजा और उनकी जो सारे वंशधर है, वो रहेंगे अपने घर पे, सारे अच्छे अच्छे वही खाएंगे, सारे चीज वही करेंगे, तो आज से सुंदर वही नहीं दिखेंगे क्या करें? और बाकी तो सब मजदूर है, कीड़े मकोड़े उनके सामने। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यानी एक्चुअल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम पे था नहीं। तो लोग अगर बिगड़े भी तो उनके लिए तो बिगड़े,
बड़ा बड़ा राजा बन के खड़ा था, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या कोई बात नहीं, ले पैसा दे दे, मेरा अपनी घर पालू या मार दे उसको, कोई बात नहीं। ऐसा भी तो कुछ कहा होगा ना। चलो लिखो, तो वही पैसा के अगेंस्ट हमसे वो लड़े। आगे, और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम इंपोर्ट का मतलब क्या था? सर्विसेज। कौन सा सर्विसेज? शिप, सिविल सर्विसेज, शिपिंग में। यानी ये बोलते थे कि देखो, फिनिश गुड्स वहां से आएगा, कहां से? ब्रिटेन से, और यहां से रॉ मटेरियल जाएगा कहां पे? टू ब्रिटेन। तुम्हारे इंडिया की जो जहाज है ना, वो सेफ नहीं है ना, उसमें ना बंदूक है ना कुछ है, कुछ नहीं। हमारे जहाज बड़ा सेफ है। और बोला रॉ मटेरियल यहां से लेके जाओ, वहां से फिनिश गुड्स लेके आओ, पैसा हमारा है ना। हमने सवाल नहीं की कुछ, गलती हमारी है ना। जैसे आज गलती तुम्हारी है, तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर से लड़ रहे हैं, स्कूल जाओ 6-6 घंटे टाइम बर्बाद करके आओ, वो खुश है? लड़ेंगे नहीं। जब सिस्टम चेंज नहीं होगा तब नहीं लड़ेंगे। उनको लग रहा है स्कूल बहुत बढ़िया काम करता है, बच्चा लोग का टाइम वेस्ट करके सुबह रोड जाम 7 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर रोड जाम। ये क्या सिस्टम है? यानी बस बच्चे बस भर के लेके जाओ, भेड़ बकरी छोड़ दो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है, 6 घंटे में कोई आउटपुट निकालो, जीरो। हाँ हाँ, सुबह 6 बजे मम्मी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, पापा भी उल्टा परेशान। अब बच्चे स्कूल से पीटीएम टाइम पे फी नहीं भरी, ये अलग से एक सिस्टम बना के रखा है। सबकी आउटपुट मिला दो, लास्ट में सब प्लस 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 इक्वल टू जीरो। 8th के बाद स्कूल जाना बंद करना चाहिए। 8th के बाद अगर बच्चा स्कूल जाता भी है ना, तो उसकी पर डे की आउटपुट लिखो, ये क्लास लिया, ये क्लास लिया, ये क्लास लिया, वापस करो उस बच्चे को। मुश्किल से मुश्किल स्कूल में बैठो 3.5 से 4 घंटा। अगर 1.5 घंटा पढ़ा के हम पूरे साल में 3 बार रिवीजन करा सकते हैं, तो स्कूल वाले क्या उखाड़ रहे हैं 6-6 घंटे में? समझ? हाँ, स्कूल वाले क्या करेंगे? ड्रेस के नाम से, बुक के नाम से, एनुअल फंक्शन के नाम से, पिकनिक के नाम से, आने दे वाला पैसा आने दे, है ना। ड्रेस के नाम से इन से बच्चे हैं, उनके ऊपर वाला जैकेट वाले 1200, 1500, 2000 रुपए। हाँ, वो पता नहीं जैकेट क्या होता है, ड्रेस पहनूंगा मम्मी, पैसा हाँ कितनी, 1200 रुपए ले। तो ये चीज है, बनता तो 200-250 रुपए में। छोड़ो कोई बात नहीं, करप्शन नहीं है, बचपन से ही तुम सीख रहे हो करप्शन। हाँ, ये देखो, ये इंसान प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है। ये वही इंसान है जो सेम कपड़ा इसको 5 रुपए में जो फुटपाथ में लेगा ना, और वहीं जाके ढूंढेगा मॉल में 26 सर टैग प्राइस लिखा होगा, अरे पक्का कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा। ये वाला बंदा, ये जब जिस टाइम पैसा कमा के लग जाएगा ना, उस दिन जाके ये मॉल में कपड़ा खरीद के खुश होने वाले, स्टेटस में लगाने वाले यही बंदे हैं। देखो इनको, हाँ, आज मैं 12,000 की जूता लिया, ये टैग लगाई, सक्सेस है। हाँ, करेगा ना, यही बात देख लो इनकी शकल। देख लो, नहीं, तुम इंडियन की पहले से सिस्टम है, तुम बने हो लूटने के लिए, है ना। एक चीज को 3 बार पढ़ोगे, 3 बार लूटोगे, स्कूल में लूटे, ट्यूशन में लूटे, एक्स्ट्रा कोचिंग में भी लूटो, प्राइवेट, ऑनलाइन, यूट्यूब, तुम तो 6-7 बार लूटते हो एक चीज को पढ़ने के लिए। तुम लूटने के लिए पैदा हुए, टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारा डिजाइन बना हुआ कि लूट। आगे लिख, लिख लिया रे। मैं सच में बता रहा हूं, तुम इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पे बड़ा गधा सिस्टम कहीं नहीं है। एक बच्चा 3 बार लूटता है सेम चीज को पढ़ने के लिए, है ना जी। घर वालों को जाके समझाना। हाँ, घर वाले यही बोलेंगे स्कूल खत्म, पहले आंखें खोल देते। सीधा बोलता हूँ ओपन से एडमिशन लो, 8 के बाद स्कूल बंद, ओपन से एडमिशन लो। क्या अब तुम पता है बच्चे और भी तर्क देंगे, हमारे लाइफ तो खराब हो गई, स्कूलिंग लाइफ, तुमने स्कूल लाइफ में सीखा क्या? अब मैं लाइफ चल रही तो ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्या सीखते हो तुम, नहीं तो बोलता मैं। हाँ भाई, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सीखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में सीखते हैं, है? ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, पता है तुम्हें? स्टूडेंट के लिए अलग सी मोबाइल और उसकी अलग सी एप्लीकेशन है ना। वो ये सोशल मीडिया में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनके देश की भविष्य के लिए चिंता है। हमारे सरकार को हमारा इतना चिंता है, बोला इतनी सारी पॉपुलेशन, अगर ये सब पढ़ लिख लिए, इनको जॉब कौन देगा? इनको लगे रहने दो इसमें, यूट्यूब में ये रील बनाएंगे, नाचते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो बिजी है, दिमाग इनके भटका हुआ है, भटक रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा सरकार भी तुमसे बड़ा खुश है। वो इसलिए वो हाँ बोला, मेरे को तो परेशान नहीं करेंगे, मैं दोबारा धर्म लेके आऊंगा, किसी भी नाम से वोट चिपका के मेरे जानिए। हाँ हाँ, यही तो दिमाग में तुम्हारा भरा, रील बनाना पैसा देखना, एंटरटेनमेंट या सर्विस की पैसा है, अगर उसको हटा दिया जाए, उसे कोई कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब तक इंडिया प्रोडक्शन पे बिलीव नहीं करेगा, सर्विस पे करता रहेगा, इंडिया भिखारी बनते रहेगा। एक सेकंड रुक जाओ। तुम रील और क्या नाम है इसका, यूट्यूब की रेशियो देख लेना, लाखों वीडियो मिलेंगे, उसमें से 4-5 लोग पैसा कमाते होंगे, रेशियो यानी कितना हो गया 4%। उसको देख के तुम्हारे गली मोहल्ले में अगर एक आदमी होगा पैसा कमाने वाला यूट्यूब से, उसको देख के पूरा गली उसके पीछे, पढ़ाई लिखाई बेकार है, इसके पीछे भागो, और फिर लास्ट में तुम्हें चिपका देंगे, नहीं टाइम नहीं हुआ इसका,
ये कंडीशन लिखो, क्या लिखा? डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया। क्या लिखा? डेमोग्राफिक कंडीशन लिखो। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, जनगणना हुआ था यहाँ पे हमारा। क्या हुआ था? देखे, जनगणना के साथ उनकी इनकम, फैमिली, सब कुछ, यानी डिटेल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन। कब हुआ था? स्टार्टिंग में 1881। लास्ट कब हुआ था? कोने में लिख लो। लास्ट कब हुआ था? 2011। कब हुआ था? 2011 में हुआ था लास्ट सेंसस। हो गया। 21 में होना था, जो तुम्हारे जो बहन है कोविड, वो आ गई थी, इसलिए नहीं हुआ। अब नहीं होने वाला, सबके आधार कार्ड, अब वो सब फॉर्म पता है कितना क्या है। अब हाँ नहीं, अब टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, अभी नहीं करेंगे कुछ भी। लिख, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 लिख ले, नहीं दिखाऊंगा मैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या लिखा? 1921 लिख लिया। 1921 में ये बताइए कैसे क्वेश्चन आएगा? ये आएगा पॉपुलेशन ट्रांजिशन के नाम से। इंडिया की पॉपुलेशन ट्रांजिशन कब से, यानी जिस ईयर से बढ़ना स्टार्ट हो गया उसके बाद कभी कम ही नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? 1921। 1921 में चमत्कार हुआ, इंडियन लोग सब पावरफुल बन गए, तब से इंडिया की पॉपुलेशन कम हुआ नहीं, आज हम इसमें नंबर 1 है। इसी को कहते हैं ये पॉपुलेशन ट्रांजिशन है। हाँ यही है। उससे पहले फ्लक्चुएशन थी, 21 के बाद नहीं हुआ फ्लक्चुएशन। आगे लिखो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट लिखो। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट उसी टाइम पे 48 पर 1000, एंड जो डेथ रेट है वो कितना है? 40 पर 1000, है ना। सर्वाइवल कितनी है? 8 पर 1000। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था हमारा। अगर 1000 पैदा होंगे तो कितना मरेंगे, कितना जिएंगे? हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखो, लिटरेसी रेट 16%। कितना था यहाँ पे हमारा? 16%। याद रखना, जो 16% की लिटरेसी रेट था, इसका मतलब ये लिटरेसी 16% कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ये सब अपनी, हाँ, हस्ताक्षर करने वाले, हिंदी में, नॉट इन इंग्लिश में, है ना। यानी जो ये क्या नाम है इसका, खाली पढ़े लिखे, मतलब हम साइन वाले को मानते हैं पढ़े लिखे, है ना। तो ये 16% थे। उसमें से घर में जो सिखाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले फीमेल की था, वो था मात्र कितने परसेंट? 7%। कितना था रे? 7%। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने पढ़े लिखे नाम लिखने वाले, तो आगे की कैसे होंगे हम लोग? इसलिए हमारा हालत ऐसा है ना। कट, हाँ 16 ही लिखना पड़ेगा। कट्टर धर्मपंथी वाले हम सब। हमारा देश ये नहीं मानता, पहले स्टडी भी नहीं करता। जो लोग ये धर्म पर मानते हैं, कैपिटलिस्ट में नहीं मानते हैं, वो लोग सबसे पीछे हैं, वो देश सबसे पीछे है। और जो पावर प्रैक्टिकलिटी को मानते हैं वो सबसे आगे हैं। बट फिर भी हमारा यूथ नहीं सुधरेगी, है ना। मत सुधरना। क्या क्या? अभी लिटरेसी 69 ओवरऑल। केरला नंबर 1 96। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर 218 पर 1000, है ना। 218 पर क्या लिखा? 1000। अभी कितनी है? 27 पर 1000। 27 पर क्या लिखा? 1000। हो गया। उसकी रेट की वजह से हुआ। क्या लिखा? 27 पर क्या लिखा? 1000। याद रखना। हो गया जी। तो ये हमारा चीजें है ना, वो चेंज होगी। चेंज कैसे होगी? याद रखना, ये तो बुक है, जैसे बुक है वैसे तुम्हारा घर ही है। मान के चलो एग्जांपल लेके, कि घर में ना बहुत सारे रीत नीति और प्रथा बोलते हैं उसको, वो चले आता है, कि परंपरा हमारा ये चले आ रहा है। तो याद रखना, ये जो सारे जो तुम्हारा कथा परंपरा जो भी है, वो टाइम के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। अगर टाइम के हिसाब से तुमने चेंज नहीं किया, तुम भी पीछे रह जाओगे और तुम्हारा देश भी पीछे रह जाएगा। बात समझ में आया? अभी आज की डेट में क्या होना चाहिए? इक्वल पार्टिसिपेशन। क्या होना चाहिए? यानी फीमेल एज इक्वल विथ मेल, दोनों साथ साथ में पार्टिसिपेशन करो, साथ साथ में काम करो, सोच अपनी बदलो। बात समझ में आया? अगर देखो, किसी ने एक बढ़िया एग्जांपल दिया, पेड़ में आम पकता है क्या? आम होता है पेड़ में, और कहां हो, है ना। आम की स्ट्रक्चर देख रहे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में जो आम हुआ, देखो ऐसे अंधे वाला नहीं जो आंखों में दिखता है। सुन, पहले आम जैसे पहले कच्चा होता है, यानी मोस्ट ऑफ द आम खट्टे होते हैं, राइट। तो जो जिसको खट्टा अच्छा लगता है वो वही आम को ले लेता है, ठीक है चलो ये बढ़िया मुझे खट्टा की, ठीक है। अब मान लो कुछ दिन बाद जाके वही आम क्या होता है? पकता है ना। और वो आम पकता है तो उसमें मैक्सिमम पका हुआ आम मीठा ही होते हैं, तो जिसको मीठा आम चाहिए वो पका हुआ ले लेता है। और सेम आम छोड़ दो, कुछ मत करो, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें बदबू आने लगेगी, वो किसी लायक भी नहीं रहती। ऐसे ही होती है तुम्हारा कथा परंपरा रीत। टाइम आते ही ये सबको चेंज करना चाहिए। नहीं मेरे पापा दादा ने ऐसे कह के गया, अरे वो उसकी सिचुएशन देखो ना, वो क्या कह के गया, चेंज करो अभी। टाइम के हिसाब से ये सारे चेंज होनी चाहिए, तुम्हारा सोच भी चेंज होनी चाहिए। तुम मेरे से सीख रहे हो, अपने बच्चों के साथ ऐसे गलत मत करना। बुक में पढ़ रहे हो, अपने साथ भी उतारो कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, बी प्रैक्टिकल। बात समझ में आया? तुम भी उठ के बच्चे को उठा के, हाँ मैं भी स्कूल गया था इस पीली वाले बस में, तू भी जाएगा। ये परंपरा है, रीत है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख। नेक्स्ट क्या लिखा, हाँ एक बढ़िया सोच है, डेली फीडबैक लेना। तू क्या पढ़ के आया बता, लिख। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना नाम है इसका, 32 ईयर्स था, यानी बढ़िया, बिना बीमार के, विदाउट एनी इलनेस, ये कितने साल तक जीते थे, बढ़िया एकदम 32 एवरेज। अभी कितनी है, लिखो 69। 69 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। अगर पूछो कि सर सबसे ज्यादा कहां है, जापान 85, जापान की फीमेल एक्सपेक्टेंसी 85 फीमेल। हो गया। हमने एवरेज अगर देखा जाए ना, ज्यादा फीमेल ही जीते, मेल इतना नहीं जीता। हाँ सच में, नहीं फीमेल के अंदर पेशेंस होती है, वो चीजें है ना, तुम्हारा जो सट टेम्पर वाला कि अभी चाहिए मतलब अभी, वो वाला चीज उनके अंदर नहीं है। देख लेंगे बाद में, कोई नहीं, कभी और डिस्कस करेंगे। ये लिख लो पर अभी 32, 69, और यहाँ पे हाईएस्ट तुमने पूछा तो मैंने कहा बताया 85। 85। अब और उस टाइम पे हमारे पास क्या था, बहुत बुरी गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। बिकॉज ऑफ, यहां पे लिखो इसके रीजन क्या है, इलिटरेसी एंड जॉइंट फैमिली। इलिटरेसी एंड जॉइंट फैमिली, क्या लिखा, इलिटरेसी एंड जॉइंट फैमिली। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो, आ जाओ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हमारा जो पॉपुलेशन उस टाइम पे कौन सी काम में कैसे डिवाइड किया था अपने आप को। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए सारे काम। कितने परसेंट थे रे बाबू, 70%, मैक्सिमम लोग इसी में काम करते थे। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, कितना था, 10%। कितना था, 10% हो गया। उसके बाद टर्शियरी सर्विस सेक्टर में कितना था, 20%, है ना। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, 100% हो गए तुम्हारे। चलो अभी हम बात करेंगे किसकी, इंफ्रा की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम पे जो इंफ्रा हुआ था, वो मेनली इसलिए हुआ था अंग्रेजों की सहूलियत के लिए, है ना जी। इंफ्रा किस लिए हुआ था, पहले इंफ्रा लिखो, रोड किस लिए, फॉर शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, लेके जाएंगे यहां से, उनकी बाप छोड़ के गया था, है ना। और आगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्बैट, मतलब पहले दबदबा बनाएगा, आर्मी छोड़ो, धमकाओ उनके सामने बंदूक रख के, ताकि तुरंत जाते ही तुम्हें रॉ मटेरियल दे दे। ये दोनों काम था, हो गया। चलो आगे देखो, रेलवे। रेलवे यहां पे इन्होंने, अच्छा हुआ यहाँ पे कि अच्छा पॉइंट भी है, तुम लिख सकते हो। उस टाइम पे ये रोड फॉर गांव टू गांव, विलेज टू विलेज ना, ये कनेक्टिविटी नहीं थी। यानी एक एरिया में कोई बाढ़ आ गया ना, तो वो एरिया डूबनी डूबनी, लोग परेशान होना ही होना है। रोड बनने के बाद क्या हुआ, यानी लोग मूव करने लग गए। किस एरिया में बाढ़ ज्यादा है, लोग ऊपर बैठे, तो उनको खाना पीना चाहिए, तो रिलीफ वगैरह की बांटने लगे। यानी कुल मिला के ये अच्छा हुआ। ये बस कि लिख रहे यहाँ पे चेक फेमाइन एंड फ्लोड्स, इसकी वजह से, ये रोड की वजह से क्या हुआ, चेक फेमाइन एंड फ्लोड्स, सॉरी हाँ फ्लोड्स लिख लिया सबने। फेमाइन फ्लोड जो हमारा चेक हो गया। रेलवे 1850, रेलवे 1850 ये इंट्रोड्यूस हुआ। याद रखना, रेलवे तुम्हें दो टाइप की पूछेगा, एक खाली रेलवे पूछा तो क्या डालना, 1850। अगर पूछा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटिव, पैसेंजर ट्रेन, इंसानों को लेने वाला ट्रेन, क्या लिखना, 1853, क्या लिखना, 1853 पहला लोकोमोटिव हुआ था। कहां से कहा, मुंबई टू थाने, है ना। ट्रेन कितना ट्रेन था, 3 ट्रेन, याद है, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। इस ट्रेन की 6 बगी थे, और कलर कौन सी थी, ब्लू कलर की। इतना नहीं पूछेगा, यूपीएससी नहीं दे रहे हो, इधर देखो, और सब पूछेगा। तो जो चलाता ट्रेन, औरंगजेब कौन सी दिन में कौन सी ड्रेस पहनता था, वो भी पूछ रखा है, कौन सी कलर का, है ना। स्टार्टिंग पार्ट इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है ना वहां पे। कोई बात नहीं, तुमने लिखा यहाँ पे, हाँ क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये अगर पूछा पहला लोकोमोटिव तो क्या लिखोगे, 1853। तो कहां से कहा, मुंबई टू थाने, 34 किलोमीटर कवर किया था। तीनों ट्रेन का नाम तुम्हें याद हो गई, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। हाँ हो गया जी, मत रखना नाम याद, लिखो। यही मैंने बोला तेरे को, जरूरी तेरे बोलना दोबारा। लिखो, मेन मोटिव यहां पे क्या था बाबू, टू ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड एनहांस कमर्शियलाइजेशन। यानी कुल मिला के बात यही है, जो सब दूरियां थी वो पास पास आने लग गए, लॉन्ग डिस्टेंस हमने यू कवर करी, है ना। ट्रेन में 3 दिन की रास्ता है, चलो पहुंच जाओ वहां पे। एंड यहाँ पे बड़ा सा मार्केट एक्सेस हो गया, कोई भी स्टेट का सामान किसी भी स्टेट में सेल कर लो, है ना।
हंस रहा है तुम्हें? एक हो गया। चलो आगे लिखो। ये इसका मेन की पॉइंट है, इतना याद रखना कि ज्योग्राफिकल जो फाउंडेशन था वो क्या हो गया तुम्हारा, वो हट गई। देखो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में इतना डेवलपमेंट हमने किया नहीं था। मैक्सिमम किसमें किया था हमने? वाटर ट्रांसपोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट में यहां पे देखो जितने सारे उस टाइम पे जितने भी बंदरगाह थे सब इन्होंने डेवलप किए थे, ताकि उसी का इनका काम था, यहां से रॉ मटेरियल लेके भागे। एयर कब आया? ये टाटा जी की देन है। उस टाइम पे JRD टाटा थे पहले एविएशन इंडस्ट्री, आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है वो। ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया था, गवर्नमेंट की बस की बात नहीं था, वापस उनको कर दिया था एयर इंडिया। हो गया जी। आगे लिखो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन उस टाइम पे एस्टैब्लिश करके बड़ा लड़ाई जीता इन्होंने। लिख टेलीग्राफ, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। यूज करते थे ना। आप ये खुद ही तुम्हें क्यों देंगे भाई? और जा रहा लड़ाई करने के लिए कोई राजा है, हेलो फोन करे जा रहा था, पकड़ ले रास्ते में, ले पकड़ ली, खत्म। लिखो ये पोस्टल की लिख लो, ईयर लिख लो 1852। हो गया जी, हो गया। तो ये इंफ्रा में हमने इतना पढ़ लिया, आगे देखो लास्ट टॉपिक, इसको 8-9 बार टिक मार देना, लिख के जाना, एग्जाम में 100% आएगा, है ना। कुछ पढ़ो, पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़ लेना। अंग्रेजों ने बहुत मारा, कुछ छोड़ के तो गए। ये छोड़ के गए। देखो यहाँ पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो कोई नहीं। लिखो पॉजिटिव इंपैक्ट, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, किसमें ग्रोथ हुई? एग्रीकल्चर में। यानी हमने क्या क्या चेंज करा? हमने पहले हमारा कौन सी था इकोनॉमी? एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी ये कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर लिया, यानी मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम बनाएंगे, बोएंगे, सब कुछ करेंगे, बट मार्केट में खुद खाएंगे, मार्केट में भी बेचेंगे। लिख क्लियर? बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? रोड एंड रेलवे इन्होंने करके चलेगी। अब गाना भी चेक फेमाइन, जो रोड उन्होंने बनाया तो उसमें जो फेमाइन था, फ्लोड था, वो भी क्या हो गया? चेक हो गई। अब पहले हमारा जिस एरिया की राजा, उसकी सर जो क्या नाम है इसका, जो हेड की कॉइन हुआ करता था, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। अब लो इफेक्टिव मॉनेटरी सिस्टम, पेपर करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी। नोट लो, हाँ हाँ करेंसी सिस्टम, नहीं तो हमारे पास कहां था करेंसी, हम तो मेटल करेंसी यूज करते थे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, किंग रूल हट गई। हो गया, किंग रूल यहां पे हट गई। हो गया, लिख लिया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट, इसके अंदर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये तो की पॉइंट है, इसका नोट नोट है। अब ध्यान दो इस चैप्टर में, अच्छा लिख रहा, लिख, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बता दूं? लिखो पीकेआरबी राव, ये क्या? इकोनॉमिक्स 2%, 0.5% वाली, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, टू फोल्ड मोटिव, ये मिल जाएगा, इंपोर्टेंट मत लिखो, मैं दिखा रहा हूं बस। और उसके बाद ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्या हुआ क्यों नहीं, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, इकोनॉमी किसको बोलते हैं हम? ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिलेशनशिप, मालिक कोई और, खेती करेगा कोई और। लिख लिया? उसके बाद भाई ये नाम तुम्हें मिलेगा नहीं ना, वहां पे ढूंढते रहोगे कि इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, सिलाव से बाहर पूछ लिया, बोलते रहोगे फिर। हो गया डिप्लीटेड इकोनॉमी, लिखो सर पेपर कौन सी है ये? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था, नहीं तो हमारी इकोनॉमी क्या था? डिप्लीटेड इकोनॉमी, इसकी वजह से बोलते हैं हम। हो गया लास्ट में एम्प्यूटेड इकोनॉमी, डिवाइड एंड रूल,